दोस्तों, जिसका हमें बरसों से इंतजार था वो नई शिक्षण नीति को डिक्लेयर कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में नई शिक्षण नीति के अंतर्गत जो भी मुख्य बदलाव और ये सब पॉइंट्स जो आपको जानने जरूरी है, इस पर बात करते हुए सभी पॉइंट्स को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश को यदि खोखला करना हो तो इससे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 प्रकार से बिना परमाणु युद्ध किए किसी भी देश की व्यवस्था को तबाह कर सकते हो। इस 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है, इस देश के युवा धन को कमजोर कर दो। इस देश के युवाओं को ड्रग्स, स्मोकिंग, गेम्स के एडिक्ट बना दो और उनके अंदर रहे मूल्यों और आदर्शों को नष्ट कर दीजिए। उनके अंदर मूल्य और आदर्श नष्ट हो जाएंगे तो अपने आप देश का भविष्य धुंधला हो जाएगा। आपको युद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पे है, देश के टीचर्स को कमजोर कर दो। देश के टीचर्स को सामाजिक, नैतिक और भावात्मक रूप से कमजोर बना दो। अपने आप देश का भविष्य धुंधला हो जाएगा। तीसरे नंबर पे और सबसे अहम बात यह है कि इस देश की एजुकेशनल सिस्टम को कुछ इस तरह बदल दो कि पूरी सिस्टम मूल्यहीन हो जाए। यदि पूरी सिस्टम तबाह हो जाएगी तो आने वाली नस्लें अपने आप मूल्यहीन और कमजोर हो जाएगी, और यदि आने वाली नस्लें कमजोर होगी तो देश का विकास अपने आप रुक जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कोई युद्ध करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन साथियों, हमारे लिए आनंद की बात यह है कि नई शिक्षण नीति 2020 में जो बदलाव और सुधार किए गए हैं वो काफी सकारात्मक और शिक्षण को नई दिशा देने वाले हैं। सन 1986 के बाद इस बार देश की शिक्षण नीति में काफी बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे दोस्तों और कोई भी जो एजुकेशन से जुड़ा हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षण नीति 2020 के मेन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट लोअर एजुकेशन से हायर एजुकेशन की ओर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत अब 3 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे को आरटीई के अंदर समाया गया है। इसके लिए शिक्षा की पुरानी पद्धति जो 10 + 2 + 3 + 2 की थी, इसको बदलकर अब 5 + 3 + 3 + 4 में तब्दील किया गया है। अब इस दोनों पुरानी और नई पद्धति को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पुरानी पद्धति जो 10 + 2 + 3 + 2 की थी, जिसमें 10 यानी कक्षा 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का समावेश होता था, +2 यानी 11वीं और 12वीं में उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी का समावेश होता था। इसके बाद +3 जो स्नातक कॉलेज की बैचलर डिग्री का समावेश होता था। इसके बाद +2 यानी अनुस्नातक मतलब कि कॉलेज की मास्टर डिग्री का समावेश होता था। अब इस पुराने ढांचे को बदलकर नए ढांचे में 5 + 3 + 3 + 4 में तब्दील किया गया है। इसमें भी पहले 5 साल को भी 2 अलग अलग भाग में विभाजित किया है। 5 साल में पहले 3 साल जो आंगनवाड़ी के प्ले स्कूल के थे, इसको प्री प्राइमरी में समावेश किया गया है। इसके बाद 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में समाया गया है। इसके बाद +3 जो कक्षा 3, 4, 5 जो 8 से 11 साल के छात्रों का समावेश किया गया है। इसके बाद +3 जो कक्षा 6, 7, 8 में 11 से 14 साल के छात्रों का समावेश किया गया है। और इसके बाद +4 में कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी कि 14 से 18 साल के छात्रों का समावेश किया गया है। इसके मेन 2 बदलाव, एक तो आंगनवाड़ी यानी प्ले स्कूल को प्री प्राइमरी में ले लिया गया है और दूसरा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को मिलाकर एक कर दिया गया है। स्कूल लेवल के अभ्यासक्रम में काफी बदलाव लाया जाएगा। कला, संगीत, खेल, योग और व्यावसायिक कौशल्य की तालीम का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इन सभी विषयों को सहायक पाठ्यक्रम के रूप में नहीं
लेकिन मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल किया जाएगा। स्किल लर्निंग और वोकेशनल शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी और कक्षा 6 के बाद वोकेशनल कोर्सेज को जोड़ा जाएगा। स्कूल लेवल पे बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। गिफ्टेड चाइल्ड यानी तेजस्वी स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव, संस्कृत भाषा के अध्ययन पर काफी भार दिया जाएगा। संस्कृत जो अब तक नजरअंदाज की जाती थी, उस भाषा को अब मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बनाने का प्रयास किया गया है। सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में ही नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन में भी संस्कृत को काफी महत्व देने की बात की गई है। और शिक्षण में अंग्रेजीकरण को नाबूद करने का प्रयास किया गया है। मतलब इंग्लिश मीडियम को तिलांजलि देकर मातृभाषा के माध्यम के शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। अंग्रेजी सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की मनमानी पर काफी दबाव डालने की कोशिश की गई है। फीस की बेफाम लूट को बंद कराने की सिफारिश की गई है। कोई भी स्कूल या कॉलेज अब सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस से ज्यादा फीस नहीं ले सकेगी। छात्रों पर पढ़ाई के बोझ को कम किया जाएगा और एग्जाम लेने के तरीकों में भी काफी बदलाव आएगा। बोर्ड एग्जाम में भी काफी बदलाव आएगा। रट्टा मारा हुआ ज्ञान अब नहीं चलेगा। अब ज्ञान और उपयोजन के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। मतलब कि फंक्शनल अप्रोच पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक सबसे अच्छा बदलाव ये लाया गया है कि पुस्तकालयों को जीवंत किया जाएगा। लाइब्रेरीज जो अब तक मृतप्राय हो चुकी है, उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। स्टडी के साथ साथ स्टोरी टेलिंग, ग्रुप डिस्कशन और स्टेज एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब कि पुस्तक के साथ साथ बाहरी दुनिया का ज्ञान भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षण पर भार दिया जाएगा। अब कॉलेज लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव ये है कि सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को एक ही अथॉरिटी के अंदर लाया जाएगा। मतलब कि यूजीसी की पूरी सिस्टम बदल जाएगी। टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को इंडिया में अपने ब्रांच खोलने की परमिशन दी जाएगी। इससे बच्चों को एब्रोड पढ़ाई करने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन अब देश में ही मिल पाएगा। 45,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर आज़ादी दी गई है। सभी कॉलेजेस के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी को लागू किया जाएगा। सबसे अच्छा बदलाव ये लाया गया है कि 12वीं कक्षा के बाद छात्र अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट पसंद कर सकेंगे। हर कॉलेजेस में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। मतलब कि आईआईटीएस में भी अब इंजीनियरिंग के अलावा वोकेशनल स्किल्स, आर्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स को भी पढ़ाया जाएगा। मतलब कि इंजीनियरिंग के साथ यदि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप साथ में संगीत का सब्जेक्ट भी पढ़ सकोगे। कॉलेज क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि यदि कोई सिर्फ 1 साल पढ़ना चाहता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल बाद डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल बाद डिग्री दी जाएगी। और यदि कोई 4 साल पढ़ना चाहता है तो उसे 4 साल की पढ़ाई में रिसर्च को भी शामिल किया गया है। जो स्टूडेंट रिसर्च में नहीं जाना चाहते उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का कोर्स रहेगा। रिसर्च वाले छात्रों के लिए 1 साल मास्टर डिग्री का बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, एमफिल की डिग्री को अब खत्म कर दिया गया है। एक सबसे अच्छा बदलाव ये लाया गया है कि यदि कोई छात्र कोर्स के बीच में ब्रेक लेना चाहे और दूसरी कोई पढ़ाई करना चाहे तो उसे ब्रेक लेने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उस छात्र को पहले से ब्रेक की समय की अवधि बतानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के साथ साथ यदि कोई टीचर्स है या टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में 30 छात्रों के सामने एक अध्यापक का रेशियो रहेगा, ऐसा सूचित किया गया है। शिक्षक बनने की लायकात में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। 2 साल का बीएड का अभ्यासक्रम कंटिन्यू रखा गया है, लेकिन अब सिर्फ हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति को ही टीचर की पोस्ट पर भर्ती किया जाएगा,
इस बात पर भार रखा गया है। ग्रामीण यानी रूरल एरियाज में भर्ती पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को सभी स्टेट में लागू किया जाएगा। इंटरव्यू और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन को भी लागू करने की बात की गई है, लेकिन ये किस बॉडी से लिया जाएगा उसका कोई उल्लेख अभी तक नहीं किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अब टीचर्स को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रमोशन मिलेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एचआरडी मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाएगी। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक नए ही फोरम नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की रचना की जाएगी और इन सभी चीजों को लागू करने के लिए देश की जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन के पीछे खर्च किया जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।